बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान। जैसा कि सबके सब बच्चे जानते हैं, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास का डेमो है। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि सारे बच्चे जो कि अभी इस टाइम एडीसी के अंदर है वो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, एक नई अकाउंटिंग हमारे पास आ रही, वो किस तरह की होगी। और इसके अलावा पेपर पैटर्न देखेंगे, कौन से चैप्टर्स पेपर पैटर्न के हिसाब से फिट बैठते हैं, यानी कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से सवालात बन रहे होते हैं और जिन चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने इनिशियली शुरू से ही फोकस रखना है। तो आज के क्लास में ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सेकंड डेमो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अराउंड में काउंट कर रहा था 90 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि डेमो ले रहे हैं। तो अगर खाली 90 के करीब स्टूडेंट्स डेमो ले रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन इसी महीने या नेक्स्ट मंथ के एंड पे, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेरे पास एडीसी पार्ट 2 के अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स होंगे पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 1 के अलग स्टूडेंट्स होंगे। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का प्यार है, मेरे नहीं। मुझे लगता है कि पूरे कराची के अंदर इतना बच्चा किसी के पास बैठा हुआ होगा एडीसी में जो आज इस टाइम हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर मेरी क्लासेस ले रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टाइम जाया किए बगैर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा सबसे पहले चैप्टर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके सिलेबस के अंदर जो पेपर में आते हैं कौन से, फिर उसके बाद हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फिर उसके बाद जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक ओवरव्यू देंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद आगे चलकर जो है वो हम अपने चैप्टर्स भी इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट करने जाएंगे। तो चैप्टर्स बेटा कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस है, फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर है, मटेरियल कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग है और डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ये चैप्टर्स हैं आपके पास। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस, फैक्ट्री लेजर एंड जर्नल लेजर, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एडीसी पार्ट 2 के अंदर आपके सिलेबस का पार्ट है। 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं। 2023-2024 का जो सिलेबस है आप लोगों का फॉर एडीसी के कौन कौन से आपके पास टॉपिक्स हैं, और यही बीकॉम के भी हैं, ठीक है। तो बीकॉम और एडीसी का सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ, सेम वही है, सब चीजें वही है। तो अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या है बेटा, एडीसी वाले बच्चों को, सब बच्चों को पता है कि 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पेपर पैटर्न वही पुराना है, सेम है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, यानी कि कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर 8 क्वेश्चंस दे रहा होता है। 3 क्वेश्चंस की आपको वो क्या दे रहा होता है, चॉइस दे रहा होता है। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8 क्वेश्चंस में से। अच्छा अब सर, अब आप हमें यह भी बता दीजिए कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। बेटा सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में से एक सवाल आ रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इसमें से एक सवाल आता है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, ये जो चैप्टर है ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस बना रहा है। एक तो इसमें से सवाल भी आता है एक लाजमी, और ये आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या बनाता है, बेस बनाता है। जिस बच्चे ने इसको
डीपली पढ़ लिया और सही से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके लिए बाकी सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, हलवा हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। ये जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये समझ लो ये आपके पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आगे जब आप जाकर बीबीए थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हो वहां पर आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग से पाला पड़ेगा। एमबीए में जब आप लेते हो वहां पर भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से पाला पड़ेगा, या आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो तो वहां पर भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पाला पड़ेगा। तो वहां पर ये चैप्टर आपका काम आने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला चैप्टर है हमारा, इसको हम डीपली पढ़ेंगे सही से। मुझे ये आपको सही से पढ़ाना है। अगर मैंने आपको ये सही से पढ़ा दिया और सब बच्चों को समझ में आ गया तो बाकी के चैप्टर्स तो बिल्कुल आसान आसान है, बस मैं यूं फेंक रहा हूँ और आप यूं ले रहे होगे, यूं कैच कर रहे होगे। तो ये चैप्टर जो है ना, ये समझने वाला है फोकस के साथ, बिल्कुल तबीयत के साथ पढ़ना आपने, इसको सारी मेहनत करनी है पहले चैप्टर पे। फिर उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, इसमें से भी एक सवाल आता है लाजमी। वो बच्चा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पढ़ के आया है उसके लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी आसान है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी आसान है, स्टैंडर्ड एंड वेरियंस भी आसान है, फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर भी आसान है, मटेरियल कॉस्टिंग भी आसान है। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर दो चैप्टर्स हैं, मटेरियल इन्वेंट्री का है और एक मटेरियल कॉस्टिंग का, दो चैप्टर्स हैं, नाम हम उसको मटेरियल का ही देते, आगे चल के दो चैप्टर्स हैं, दोनों में से किसी एक में से सवाल आ रहा होता है। फिर उसके बाद है लेबर कॉस्टिंग और फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सब में से एक एक क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बाप चैप्टर है वो कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा फोकस करके और सीरियस होकर पढ़ना है। पढ़ना तो हमने सारा का सारा है और शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। और मेरी सीक्वेंस भी यही रहेगी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पढ़ाऊंगा, फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, इस तरीके से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। तो सब में से कोई से भी 5 चैप्टर कर लो, आपके 5 क्वेश्चन सेव हो जाते हैं। और आते कितने, 8 है, चैप्टर भी कितने 8 है, आपके सामने मैंने लिख दिए। तो ये तो बच्चों हमारा क्या था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, इससे पहले आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ रहे थे वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पार्ट 2 के अंदर आप लोग एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ लो, वो भी बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हो, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है, ये की जाती है दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं की जाती, याद रखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा जो भी कंपनी कर रही होती है ये अपने लिए नहीं करती, ये बेसिकली दूसरे लोगों के लिए करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन रिजल्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, याद रखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या होता है, एंड क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है या ये जो बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंपनी अपने लिए नहीं बना रही होती, कंपनी दूसरे लोगों के लिए बना रही होती है। दूसरे कौन से लोग होते हैं, वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो कंपनी के साथ स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के साथ लिंक कर रहे होते हैं, जो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होती है, उनको बना के दिखा रही होती है कि भैया हमारे पास इतने एसेट्स हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या शो करती है कि इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, इतना कैपिटल है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या शो करती है कि भाई हमारे पूरे साल के इतने एक्सपेंसेस थे, हमारे पूरे साल में हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमने पूरे साल के अंदर इतना प्रॉफिट किया या लॉस किया। ये सारी चीजें कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रही होती है, जिससे लोग देखकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं शेयर होल्डर हूं और किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहा हूं, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखूंगा कि आया कि इस कंपनी को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अगर तो प्रॉफिट होता है तो मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कंपनी को प्रॉफिट होगा मुझे भी प्रॉफिट होगा।
या मैं देखूंगा कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी। अगर कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनी कर्जे के अंदर डूबी हुई है, तो ऐसी कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करूंगा। तो बेसिकली कंपनी ने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई या जो बैलेंस शीट बनाई, उसका एंड बेनिफिट किसको हो रहा है? शेयर होल्डर को हो रहा है, या गवर्नमेंट को भी होता है कि गवर्नमेंट जब टैक्स इंपोज करने जाती है तो कंपनी को कहती है कि भैया जल्दी से अपनी इनकम स्टेटमेंट लेकर आओ। उसके अंदर हम देखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, जितना आपको प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर रही होती है। सिंपल सी बात है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो दूसरे लोगों के लिए बनाई जाती हैं, अपने लिए कंपनी नहीं बनाती, ठीक है। तभी उसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएएस होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको कंपनी फॉलो कर रही होती है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए बना रही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भैया जिसके लिए कर रहे थे आप, वो दूसरे लोग थे, आप अपने लिए नहीं कर रहे थे। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंपनी अपने लिए करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी दूसरे लोगों के लिए नहीं करती, अपने लिए करती है। तो याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली मेन पर्पस होता है आउटसाइडर्स के लिए, उन लोगों के लिए, उनको सेटिस्फाई करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने लिए होती है कि भैया देखे तो सही कि जो हम चीज बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हर कंपनी के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही होती। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ उस कंपनी में इस्तेमाल होती है जहां पर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को खुद बनाती है और फिर सेल करती है। जहां पर परचेज किया, बेचा, वहां से माल खरीदा, वहां से बेचा, इसको कहते हो ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई अमल दखल नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां हो रही होती है जहां पर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, अपनी चीजों को खुद बनाती है। जहां ये मार्कर मैं खरीद कर बेचूंगा, यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई काम नहीं है। लेकिन जहां पर ये मार्कर मैं बनाने लग गया और फिर बेचूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा वहां पर आती है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जहां पर कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद तैयार कर रही होती है, खुद बना रही होती है, मटेरियल लगा रही होती है, लेबर लगा रही होती है, अदर एक्सपेंसेस लगा रही होती है, और प्रोडक्ट फिर फाइनल होता है और फिर कंपनी उसको क्या करती है? सेल करती है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर जो अकाउंटिंग यूज होती है उसको आप कहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। अभी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रो दे दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी अपने लिए करती है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग अ कंपनीज एक्सपेंसेस to enhance financial controls and decision making. To enhance financial controls and decision making. अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको मैं देखता हूं। सबसे पहले, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग क्या? कंपनीज एक्सपेंसेस। किस लिए? to enhance financial controls and decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है ट्रैक करना, फिर उसके बाद एनालाइज करना जब ट्रैक हो जाए, फिर उसके बाद मैनेज करना। देखो, ट्रैकिंग, एनालाइजिंग और मैनेजिंग का मतलब क्या है? ये तीन वर्ड्स पहले आ रहे हैं डेफिनेशन में। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रैक करती है, जैसे कि दोबारा से एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर की। इस मार्कर को बनाने में एक कंपनी का खर्चा हो रहा होगा 200 रुपए। इस मार्कर को बनाने में कंपनी का खर्चा हो रहा होगा कितना? 200 रुपए। ठीक है, तो ये कंपनी ने क्या किया? ट्रैक किया। ट्रैक किया यानी कि देखा कि भैया कितना खर्चा आ रहा है इस मार्कर को बनाने में, तो इसको आप कहते हो ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करने के बाद इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि भैया ये 200 रुपए जो हमारे लग रहे हैं मार्कर को बनाने में, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 100 रुपए का तो हमारा मटेरियल लग रहा है। एक मार्कर को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है? 200 रुपए हो रहा है।
तो जिस 200 रुपए में अगर और इसको हम डिवाइड कर दें तो 200 रुपए में 100 रुपए का हमारा क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है। 50 रुपए हमारे क्या लग रहे हैं, लेबर के लग रहे हैं, और 50 रुपए के हमारे अदर एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, अदर एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे ना, कि आप इसको बना रहे होगे तो इसके अंदर इंक भी जा रही है, इसके अंदर प्रिंटिंग भी है, इसके अंदर पैकेजिंग भी है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक मार्कर जो हमारा 200 रुपए में तैयार हो रहा है, इसमें 100 रुपए का हमारा क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है। 50 रुपए की हमारी क्या लग रही है, लेबर लग रही है। अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने लग रहे हैं, 50 रुपए के लग रहे हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले हमने ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, अब एनालाइज कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। कंपनी के अंदर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहां पर ये एक मार्कर नहीं बन रहा होगा, वहां पर ये हजारों की तादाद में मार्कर बन रहे होंगे, लेकिन कंपनी को पता होगा कि जो हजारों की तादाद में मार्कर बन रहे हैं उनमें से अगर एक मार्कर की भी मैं कॉस्ट निकालूं तो कंपनी को यह पता होगा कि उस एक मार्कर के अंदर हमारा 100 रुपए का मटेरियल है, 50 रुपए की लेबर है और 50 रुपए के हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। तब जाकर के हमारा एक मार्कर कितने का बन रहा है, 200 रुपए का बन रहा है। तो डीपली एनालाइज किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि भैया 200 रुपए की चीज बन रही है, आगे 250 की या 300 की हम बेच रहे हैं, या 400 की बेच रहे हैं, 500 रुपए की बेच रहे हैं, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग ये नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है भैया 200 रुपए की, चलो भाई इधर ले आओ, अब बताओ जरा खोल के कि इसमें कितना मटेरियल लगा, अब बताओ कि इसके अंदर आपकी लेबर कितनी लगी, अब बताओ कि आपके इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस कितने लगे। ये कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एनालाइज करना। पहले हमने क्या किया, ट्रैक किया, फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, एनालाइज किया, डीपली एनालाइज किया। अब जब हमने एनालाइज करके बोला देखो भैया 100 रुपए तो हमारे इसमें मटेरियल के लग रहे हैं, 50 रुपए हमारे लेबर के लग रहे हैं और 50 रुपए हमारे अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो 100 रुपए हमारे मटेरियल के लग रहे हैं ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहे, ये मटेरियल हमारा कम होना चाहिए। कॉस्टिंग ऐसी होती है भैया, एक होता है प्रॉफिट कमाने का तरीका, क्या कि आप अपनी सेल की प्राइस को बढ़ा दो। जैसे एक चीज अगर मैं, सोचने के दो तरीके हैं, एक चीज अगर मैं 10 रुपए की 12 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 2 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक चीज मैं 10 रुपए की कितने की बेच रहा हूं, आगे 12 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 2 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं कहूंगा कि भैया ये जो मैं 12 रुपए की बेच रहा हूं इसको अब मैंने मार्केट में 14 रुपए की बेचना है, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। एक चीज जो मैं पहले 12 की बेच रहा था मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब मैं वो मार्केट के अंदर कितने की बेच रहा हूं, 14 रुपए की बेच रहा हूं, तो अब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रॉफिट को क्या किया, बढ़ाया। और सोचने का दूसरा तरीका यह है कि 12 रुपए की जो चीज है उसको 12 रुपए ही रहने दो, जो 10 रुपए की चीज है जो हमारी 10 रुपए में बन रही है हम उसको कितने में बनाएंगे, 8 रुपए में बनाएंगे और फिर 12 रुपए में बेचेंगे, तो अब भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सोचने का दूसरा तरीका था, इसको आप कहते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के। एनालाइज करने के बाद क्या कर रहे हो, मैनेजिंग कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीजों को कि भैया इसके अंदर हमारा मटेरियल जो है वो महंगा लग रहा है, इसको कम करना है, हमारी लेबर जो है वो महंगी हो रही है, इसको कम करना है। चाइना ने यही तो किया, चाइना ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ाया, चाइना ने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया, तभी वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं 10 रुपए की चीज 12 रुपए की जगह 14 रुपए में बेचूंगा तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स निकल जाएं आगे, किसी और से वो चीज खरीद लें। लेकिन अगर मैं वो चीज 10 रुपए की 12 रुपए की ही बेचता रहूंगा, अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा, 8 रुपए में ले आऊंगा, तो वहां पर मेरे कस्टमर्स भी वही रहेंगे और मुझे क्या होने लग जाएगा, प्रॉफिट होने लग जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो इसको आप कहते हो पहले ट्रैकिंग,
देन एनालाइजिंग, फिर उसके बाद मैनेजिंग। और मैनेजिंग क्या? कंपनीज एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस क्या है? कंपनी के अखराजात है। कंपनी क्या करती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर? अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करती है पहले, फिर एनालाइज करती है, फिर मैनेज करती है। तो मैनेज करने के बाद इनहेंस फाइनेंशियल कंट्रोल्स, फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल्स लेकर आती है कि भैया मटेरियल वो वाला वेंडर हमें या वो वाला सप्लायर हमें ज्यादा में बेच रहा है, उसको अब कटा करके दूसरा सप्लायर हमें पकड़ना है, वो सस्ते में बेचेगा माल, हमें सस्ते में मटेरियल मिलेगा। जब सस्ते में मटेरियल मिलेगा तो चीज सस्ते में बनेगी। तो ये हम फाइनेंशियल कंट्रोल्स ले रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। जब एक चीज आपकी फिंगर टिप्स में होती है, आपकी कॉस्ट आपकी फिंगर टिप्स में होगी, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। एक तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया, वो क्या बताया कि सेल की प्राइस को बढ़ा दो। दूसरा जो तरीका था, कॉस्ट की प्राइस को क्या कर दो? कम कर दो। तो ये सिखाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे ख्याल में आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में डेफिनेशन बताई। तो अब जो बच्चों हम लोगों ने पहला चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला, उसका भी डेमो हम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 30 सितंबर तक, और ज्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा कर सकूं कि कम है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, इतना मेरा हक नहीं था जितना मुझे आप लोगों ने प्रमोट किया है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। मैं अकेला बंदा हूँ अभी इस टाइम जो अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फीस भी कम है, तो और लोगों को हायर भी नहीं कर सकते। उसी चीज़ के अंदर रहते हुए हमें चीज़ों को बढ़ाना है। तो अब मैंने ये सोचा है कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जितना हम आसानी से संभाल सकते हैं। थोड़ा पढ़ा लो, कम लोगों को पढ़ा लो, लेकिन अच्छा पढ़ा लो, ताकि वो बाहर निकल के मार्केट में एक प्रोडक्ट हो आपका कि कहाँ से पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग? सर हुज़ैफा से पढ़ी थी। तो ये चीज़ मैंने लेकर आनी है। तो 30 सितंबर तक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 1200 रुपीज़ फीस है। इस एडीसी के ग्रुप के अंदर अगर किसी को ज्वाइन करना है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में। 30 सितंबर के बाद अगर कोई आता है तो उसको 1200 रुपए फीस चार्ज नहीं होगी। मे भी उसको एडमिशन भी ना मिले, अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल होंगी तो इंशाल्लाह ताला उसका एडमिशन भी दे देंगे, लेकिन फीस 1200 नहीं होगी। 1200 सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? जो अभी एडमिशन ले रहे हैं। तो सितंबर के बाद, अच्छा ये 1200 रुपए जो है, क्योंकि अभी जो है 18-19 सितंबर चल रहा है, तो ये जो फीस जो आप 1200 रुपए दोगे, ये सितंबर की नहीं दोगे, ये अक्टूबर के महीने की दोगे। काउंट आपकी फीस अक्टूबर से होगी। लेकिन सितंबर 30 तक अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें सारे बच्चे। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो मैंने पहला लेक्चर उसका डेमो दिया था, उसके अंदर पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। सारी चीज़ें डिटेल में बता चुकी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो अगर आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आगे, और लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। सर हाफिज हुज़ैफा अवान को दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।